ठीक हो। तो सस्पेंशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। आज हम नेक्स्ट वीक और स्टार्ट कर रहे हैं स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम, दो सिस्टम किसी भी ऑटोमोबाइल के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। कंट्रोल, नियंत्रण, सारा ऑटोमोबाइल जो है कंट्रोल होता है स्टीयरिंग और ब्रेकों के द्वारा। इसलिए कंट्रोल सिस्टम में आते हैं स्टीयरिंग और ब्रेक। पता था पूरा ऑटोमोबाइल का जब खाका बनाया था कि उसको कैसे सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स में तोड़ा जा सकता है, उसको डिवाइड करके अलग अलग सिस्टम्स बताए। उसी क्रम में चला, पहले क्लच मतलब ट्रांसमिशन सेक्शन, फिर सस्पेंशन सिस्टम, और अब पहुंचे हम स्टीयरिंग सिस्टम में, और जस्ट इसके बाद ब्रेक सिस्टम, एंड फिर अदर सब सिस्टम्स लाइक, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर करना। वाहन जब सड़क पे चलेगा तो सड़क पे तो हमेशा स्ट्रेट लेन तो है नहीं, टर्न है, पहाड़ों पर कहीं भी, कहीं राउंड अबाउट है, आपको गाड़ी पीछे करनी है तो वाहन को सीधा भी चलना है तो उसमें भी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी चाहिए, और टर्नों पर भी पहियों को मैक्सिमम खुलना चाहिए। छोटे से छोटे कॉर्नरों में भी ऑटोमोबाइल टर्न हो जाने चाहिए, थोड़ी सी जगह में भी वो बैक हो जाना चाहिए, रिवर्स हो जाने चाहिए, अबाउट टर्न कर लेनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जो सिस्टम आवश्यक है वो है स्टीयरिंग। स्टीयर करना, वाहन को मोड़ों पर मोड़ना, अबाउट टर्न करवाना, या किसी राउंड अबाउट में चक्कर लगाने के लिए, यूं जाकर घूमना है, गलती से गलत सड़क पे चले गए, या आपको ऐसे घूम के यूं वाली लेन में जाना है, बहुत सारे गोल चक्कर होते हैं। उनमें ऑटोमोबाइल की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल हमेशा ड्राइवर के हाथ में हो, इसके लिए ज़रूरी है ये सिस्टम जिसका नाम है स्टीयरिंग सिस्टम। तो इसका इंट्रोडक्शन है, स्टीयरिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। स्टीयरिंग सिस्टम किसी भी ऑटोमोबाइल के कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका पर्पज क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग टू अचीव एंगुलर मोशन ऑफ फ्रंट व्हील्स टू नेगोशिएट अ टर्न। जो उसका पहला काम है, किसी टर्न को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल प्रदान करना ताकि टर्न पूरा किया जा सके। समझ में आ रही बात? वाहन को टर्न करना है, लेफ्ट राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, तो उसके पहियों को परफेक्ट खोलने के लिए ताकि उस दिशा में वाहन को मोड़ा जा सके, यह प्राथमिक कार्य है स्टीयरिंग का। यह सब किया जाता है लिंकेज और स्टीयरिंग गियर के माध्यम से। गियर का प्रयोग क्यों किया जाता है? गियर का प्रयोग जब गियर पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको, गियर का प्रयोग कहां पर होता है? पावर ट्रांसफर करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और टॉर्क को कम और ज्यादा करने के लिए। जो टॉर्क ड्राइवर द्वारा लगाया जा रहा है उसको हल्का करना ताकि उसे कम से कम ताकत लगानी पड़े, ताकि वो थके ना, और परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल मिले, वाहन लेफ्ट राइट टर्न भी हो जाए। किया जाता है लिंकेज के द्वारा और स्टीयरिंग गियर के द्वारा। गियर के द्वारा पावर ट्रांसमिट हो सकती है, टॉर्क ट्रांसमिट हो सकता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में। यहाँ भी एक शाफ्ट, फिर दूसरी शाफ्ट, फिर तीसरी शाफ्ट, चौथी शाफ्ट, फिर स्टब एक्सल, बहुत सारे लिंकेज हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और बहुत सारे हमारे पास सिस्टम आए हुए हैं, यहाँ बहुत टाइप के स्टीयरिंग गियर हैं। उनमें से रैक एंड पिनियन तुम्हें पहले दिखा भी दिया, उसका खोल खाल के तुमने प्रैक्टिकल भी कर लिया है। वो तो एक रनिंग कंडीशन की गाड़ी में उसकी स्टीयरिंग रॉड हमने क्या किया था, उसका नायलॉन का बुश चेंज किया था, है ना। और भी हमारे पास दो स्टीयरिंग पहले से ही रैक एंड पिनियन के पड़े हुए हैं। अभी फिर रैक एंड पिनियन पावर स्टीयरिंग भी आ गया और दूसरा वर्किंग मॉडल भी आ गया। एक
वर्म एंड व्हील का भी आ गया, वो पहले भी था। 4 स्टीयरिंग है ना, एक वर्म एंड नट वाला आया। तो जितने भी स्टीयरिंग हमारे पास हैं, 4 तो हमारे पास, 4-5 तो हमारे पास हैं ही। इन्हें खोल खोल के फिर से प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये जो सारे काम किए जाते हैं वो किए जाते हैं लिंकेज और स्टीयरिंग गियर के थ्रू। स्टीयरिंग व्हील होता है पूरा, अभी लेआउट इस पे लिखूंगा और तुम्हें वो सब वहां पर जाकर फिर दिखाया जाएगा। ठीक है, कि कैसा स्टीयरिंग व्हील होता है, वो कैसे कनेक्ट रहता है पहिए के साथ, किस तरह से वो कनेक्ट होता है। बहुत सारे लिंकेज होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यही लिंकेज और ये जो गियर है, यह स्टीयरिंग व्हील के रोटरी मोशन को पहियों के एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करता है। ये जो लिंकेज और गियर हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो ड्राइवर तो स्टीयरिंग को घुमा रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है, मगर पहिए एंगुलर मोशन में खुल रहे हैं, एक निश्चित एंगल में खुल रहे हैं। वो 39 डिग्री भी हो सकता है और वो मैक्सिमम 45 डिग्री हो सकता है। 39 टू 41, 43, 44, 45 इतना ही स्टीयरिंग एंगल मिल सकता है। उससे ज़्यादा इसे टर्न नहीं किया जा सकता पहिए को, फिर वो चेसी से टकराने लगता है और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। जो सेकेंडरी फंक्शन है, टू प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी गोइंग स्ट्रेट अहेड। अभी मैंने कहा था तुमसे कि सीधी लाइन पे डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का मतलब है जब वाहन ऑटोमोबाइल एक सीधी लाइन पे चल रहा हो तो वो सीधा चलना चाहिए। यदि हम उसका सीधा चलते समय स्टीयरिंग छोड़ देते हैं तब भी उसे सीधा ही जाना चाहिए, वो लेफ्ट या राइट पुल नहीं करना चाहिए और न ही पहिए वॉबलिंग या वांडरिंग करने चाहिए। वॉबलिंग, वाइब्रेशन, वांडरिंग किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। व्हीकल शुड नॉट पुल लेफ्ट और राइट। वाहन सीधी लाइन पे चल रहा हो तो वो सीधा ही चले, जब हम उसका स्टीयरिंग भी छोड़ दें तो वह सीधा ही चले। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। पर जब वाहन को हम सीधी लाइन में चला रहे हैं और हाथ से स्टीयरिंग छोड़ दे रहे हैं और वाहन किसी भी तरफ को खींच रहा है, या तो लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, कहीं को भी जा रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? वहां जाने से जो पहला कारण है वो हो सकता है जिस साइड को वाहन जा रहा है उस साइड के टायर में हवा कम हो। फर्स्ट कारण क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ जिस साइड को भी वो पुल कर रहा है। लेफ्ट को पुल कर रहा है तो फ्रंट लेफ्ट साइड का जो टायर है उसमें हवा का प्रेशर कम हो सकता है। तो सबसे पहला काम जब टेस्टिंग होती है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को, स्टीयरिंग को चेक किया जाता है, तो सबसे पहले चारों टायरों में एज पर मैन्युफैक्चरर जो उसका इन्फ्लेशन प्रेशर दिया हुआ है, टायर प्रेशर, उतनी हवा भर लेनी चाहिए। समझ में आ गई बात? टायर प्रेशर जब बराबर होगा सारे पहियों में तो उससे बराबर रोलिंग मिलेगी, सारे के सारे पहिए एक स्पीड में बराबर चक्कर मारेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहला कारण हो सकता है लेफ्ट राइट टर्न करने का, लेफ्ट राइट पुल करने का, कि इन्फ्लेशन प्रेशर इनएप्रोप्रिएट हो। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर है एज पर मैन्युफैक्चरर के डेटा के ना हो, कम ज़्यादा हो, एक व्हील में अधिक है और दूसरे में कम है, इसलिए टायर प्रेशर सबसे पहले एज पर मैन्युफैक्चरर उसको बना दो। टायर प्रेशर ठीक है, फिर भी वाहन एक साइड को खींच रहा है। अब कारण हो सकता है कि उसकी जो सस्पेंशन की बुशिंग्स हैं वो वर्न आउट हो चुके हों, खासकर लोअर आर्म। लोअर आर्म के बुश कट गए हैं तो वाहन एक तरफ को
खींचने लगेगा। पर्टिकुलर लेफ्ट साइड के ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड ही हमारे इधर ड्राइविंग जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, कीप लेफ्ट, हमें अपनी वाहन को अपने बाएं तरफ रखना है। और अक्सर बाएं तरफ दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए वाहन को क्या होता है, थोड़ा सा कच्चे में उतारना पड़ता है। और ड्राइवर भी चलाते समय अपने साइड का गड्ढा तो बचा लेता है, मगर लेफ्ट साइड के गड्ढे में उसमें कितने बार टायर स्पीड से चला जाता है। तो कितने बार वाहन जमीन में टकराता है, बड़ा गड्ढा है दिखा नहीं, रात के टाइम पर चल रहा है या बरसात के टाइम पर चल रहा है, पानी भरा हुआ है सड़क पे, दिखा नहीं कि कितना बड़ा गड्ढा है, उसमें टायर चला जाता है। तो जो लोअर आर्म है वो कई बार उस पर चोट लगती है और वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, मगर खोलने के बाद भी हम उसको आंखों से विजुअल इंस्पेक्शन करते तो वो टेढ़ी नहीं दिखाई देती, पर उसमें कुछ न कुछ अंतर आ चुका होता है, जिस वजह से फिर वाहन की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। और उसके साथ साथ ही व्हील अलाइनमेंट, जो स्टीयरिंग एंगल अब आगे आएंगे व्हील अलाइनमेंट में, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। वो जितना एंगल रखे हुए हैं, चाहे वो कैम्बर है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से भी वाहन फिर लेफ्ट राइट खींचने लगता है। तो जब वो पहली टेस्टिंग ही यही होती है, चलाते समय वाहन लेफ्ट राइट यदि खींच रहा है तो उसके सस्पेंशन पार्ट्स भी अगर बर्न आउट हो गए हैं तो इससे स्टीयरिंग ज्योमेट्री खराब हो जाती है। समझ में आ रही है? यदि अन्य बातें समान रही, हम चेक भी इसी तरह करते हैं वाहन को कि इसका सस्पेंशन वर्न आउट है या स्टीयरिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक ऐसे ही किया जाता है कि उसको सीधा चला के उसकी कॉर्नरिंग के टाइम पर कैसी आवाज़ आ रही है, स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पे आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। टाई रॉड को एंड्स को हिला के पता चल जाता है कि ये वर्न आउट हो गए हैं, और सस्पेंशन के पार्ट्सों को भी ऐसे ही चेक किया जाता है। यानी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का मतलब है जब वाहन एक सीधी लाइन पर चल रहा है तो उसे सीधा ही चलना चाहिए, उसे दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, वो कहलाती है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। डायरेक्शनल कंट्रोल है यदि हमें वाहन को राइट टर्न करना है आगे जाने के बाद, और हम स्टीयरिंग एंगल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल उसको, स्टीयरिंग एंगल को राइट को घुमा रहे हैं, मगर वाहन पूरी तरह से नहीं कट रहा है, पूरा टर्न पूरा नहीं कर रहा है, पीछे लेना पड़ रहा है, तब फिर वो टर्न पूरा कर रहा है। या टर्न पूरा करने के बाद स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा है, तो इससे डायरेक्शनल कंट्रोल भी होना चाहिए। जितना इसको स्टीयरिंग कमांड दी जाए उतना पहिए का एंगल खुलना चाहिए, वो कहलाता है डायरेक्शनल कंट्रोल। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड परफेक्ट स्टीयरिंग कंडीशन, परफेक्ट रोलिंग ऑफ द रोड व्हील्स एट ऑल कंडीशंस। हर कंडीशन में जब हम स्टीयर भी कर रहे हैं वाहन को तो उसका पहिया चलता रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? हम वाहन को स्टीयर कर रहे हैं तो पहिया रुकना नहीं चाहिए, पहिया भी उसका चलता रहना चाहिए और स्टीयरिंग एंगल भी मिलता रहना चाहिए। यदि पहिया रुकेगा तो फिर घिसावट भी होगी और डायरेक्शनल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी दोनों ही प्राप्त नहीं होंगी और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। समझ गए? टू फैसिलिटेट स्ट्रेट अहेड रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्न। टर्न पूरा हो जाने के बाद इसे अपने आप ही अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। हमने टर्न पूरा किया, स्टीयरिंग एंगल को छोड़ दिया व्हील को, तो स्टीयरिंग वापस अपनी जगह पर आ जाने चाहिए और पहिए सीधे हो जाने चाहिए। द लास्ट वन इज टू मिनिमाइज टायर वियर। टायर वियर को कम से कम करना, इसीलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही स्टीयरिंग जियोमेट्री होती है, वो कहलाता है व्हील अलाइनमेंट। समझ में आ गई? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है?
कि स्टीयरिंग व्हील के रोटरी मोशन को पहियों के एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करना। फर्स्ट ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन फॉर द स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। किसी भी ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग सिस्टम का जो प्राइमरी काम है वो है वाहन के अगले पहियों को एक एंगुलर मोशन प्रदान करना। ये किया जाता है स्टीयरिंग के लिंकेज एंड गियर्स के द्वारा, जिसके द्वारा स्टीयरिंग व्हील इस लिंकेज और गियर के द्वारा ही स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को पहिए के एंगुलर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन है कि वो स्ट्रेट अहेड, जब वो वाहन स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो उस समय दिशात्मक स्थायित्व बनाए रखना, यानी वाहन जब सीधा चल रहा है तो वह सीधा ही चले और परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल मिले हर कंडीशन में, टायर घूमता ही रहे और एंगल भी मिलता रहे, टायर वियर कम से कम हो, वाहन ना तो अंडर स्टीयर होना चाहिए ना तो ओवर स्टीयर होना चाहिए। ये अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर भी ये सब फेनोमेना अभी आगे क्लियर होते चले जाएंगे। और यदि मोड़ पूरा हो गया है, टर्न पूरा हो गया है, तो स्टीयरिंग व्हील अपने आप वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए और टायर वियर कम से कम होना चाहिए। अ गुड स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो चीज होनी चाहिए वो कहलाती है उसकी रिक्वायरमेंट। द स्टीयरिंग mechanism should be very accurate. स्टीयरिंग सिस्टम में पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अभी मेरे मुंह से निकला था थोड़ी देर पहले क्या, अंडर स्टीयर एंड ओवर स्टीयर। जितने में टर्न हो जाता है वाहन उतना टर्न, हम जब एंगुलर मोशन दे रहे हैं, जब हम रोटरी मोशन दे रहे हैं स्टीयरिंग को, तो उस समय पहिया वो मोड़ पूरा कर लेना चाहिए। वो चाहे पहिए को, स्टीयरिंग व्हील को हमने 1.5 चक्कर घुमाया 2 चक्कर घुमाया तो उतने में वो मोड़ कट जाना चाहिए। ठीक है, ये चक्करों को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यही गियर रेशियो कहलाता है कि हम स्टीयरिंग हमारा कितने चक्कर चला। 1 चक्कर चला तो 360 डिग्री चला और 360 डिग्री में पहिया 15 डिग्री खुला, तो फिर इस तरह से इसका गियर रेशियो निकाला जाता है। उस पर बाद में बात करेंगे। अभी क्या है, ये सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जो चीज हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वह ये इसे वो अकॉर्डिंग टू हमारे विल होना चाहिए। एंड इजी टू हैंडल, इसको आसानी से हैंडलिंग भी किया जा सके। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? वेरी इजी, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। सेकेंड, the effort required to steer
मिनिमम। जो ड्राइवर द्वारा प्रयास लगाया जा रहा है वाहन को टर्न करने के लिए, स्टीयर करने के लिए लेफ्ट राइट टर्न पे या अबाउट टर्न पे, उसके द्वारा लगाए जाने वाला एफर्ट कम से कम हो ताकि ड्राइवर थके ना। यदि स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा तो पहाड़ों में चढ़ना है, मान लिया पौड़ी से उसको जोशीमठ जाना है या बद्रीनाथ जाना है, तो रास्ते में इतने ज़्यादा टर्न हैं, कोई लेफ्ट है कोई राइट है, कोई एकदम ही हेयर पिन बैंड है। यदि स्टीयरिंग सिस्टम हार्ड होगा तो बंदा वहां जाने तक ड्राइवर थक जाएगा। वो जब ड्राइवर थकेगा तो क्या होगा, उसको नींद आएगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए स्टीयरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको स्टीयर करने के लिए, ऑटोमोबाइल को स्टीयर करने के लिए ड्राइवर को कम से कम एफर्ट लगाना पड़े, कम से कम जोर लगाना पड़े ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। पहला तो ये सिस्टम बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए और इजी टू हैंडल करना इसको आसान होना चाहिए। जो ड्राइवर द्वारा लगाए जाने वाला प्रयास है वह कम से कम हो ताकि ड्राइवर थके ना और दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फिर आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। जो पहले प्योरली मैकेनिकल स्टीयरिंग थे जो कि गियर एंड लिंकेज के थ्रू पावर को, टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे थे, उसकी जगह पर फिर पावर स्टीयरिंग सिस्टम का विकास हुआ और फिर वो अभी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग दो टाइप के हुए। समझ में आ रही बात? तो इन पावर स्टीयरिंग पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एक मैकेनिकल स्टीयरिंग की, उसके बाद बात करेंगे हम पावर स्टीयरिंग की कि कितना टॉर्क लगाना पड़ता है ड्राइवर के द्वारा, किस एंगल में, किस परेशानी के कारण फिर इसे पावर स्टीयरिंग बनाना पड़ा और क्यों बनाना पड़ा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। Steering system should provide directional stability। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के बारे में एक उदाहरण दिया कि स्टीयरिंग सिस्टम को हमेशा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल को बनाए हुए रखना चाहिए। अब ये चीजें डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल डिपेंड ऑन सस्पेंशन सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम ऑल्सो। ब्रेकिंग सिस्टम में यदि वाहन के ब्रेक ठीक ठाक एडजस्ट नहीं है, फ्रंट के और रियर के, तब भी उसका प्रभाव स्टीयरिंग में पड़ता है। यदि कोई एक पहिया पकड़ रहा है, यानी व्हील ड्रम को ब्रेक शू ने पकड़ा हुआ है या उनके बीच में बहुत कम गैप था और मैकेनिक ने उसको थोड़ा थोड़ा सा छेड़खानी कर दी और चारों पहियों की जो है ब्रेक शू और लाइनर के बीच में, ब्रेक ड्रम के बीच में गैप प्रॉपर नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम या ज़्यादा है। तो कोई एक पहिया पहले लॉक हो जाएगा या कोई एक या दो पहिए पहले लॉक हो सकते हैं, तीन पहिए भी अलग अलग टाइम पर लॉक हो सकते हैं। तो इस वजह से फिर वाहन लेफ्ट राइट पुल करता है। सस्पेंशन के पार्ट वर्न आउट हो गए तब भी वाहन लेफ्ट राइट टर्न करता है, और स्टीयरिंग के पार्ट अगर वर्न आउट हो गए, बॉल जॉइंट्स, टाई रॉड एंड्स वो बॉल जॉइंट से ही हैं, लिंक रॉड के एंड्स वो सस्पेंशन का पार्ट है, नीचे लोअर आर्म या उसके बुशिंग्स, स्टेबलाइजर बार की बुशिंग्स आदि कट जाने के कारण भी
डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। फिर भी एक गुड स्टीयरिंग को हमेशा हर कंडीशन में डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन में जब हम वाहन को चला रहे हैं उस समय उसको लेफ्ट राइट पुल नहीं करना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। दूसरा, टर्न पूरा हो जाने के बाद फिर स्टीयरिंग को अपनी जगह पर वापस आ जाना चाहिए। अब स्टीयरिंग व्हील तो अपनी जगह पर आ गया, उसके साथ ही साथ पहिया भी सीधा हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? यदि पहिया वैसा ही कटा रह गया और स्टीयरिंग व्हील वापस आ गया अपनी जगह पर तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? जब उसका पूरा लिंकेज देखोगे तो तब पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग के घूमते ही कैसे पहिए सीधे हो जा रहे हैं। और एक गायरोस्कोपिक जो प्रभाव है वो एक घूमते हुआ पहिए की अगर तुम दिशा को बदलने की कोशिश करते हो तो वो उसका विरोध करता है। समझ में आ रही बात? वो घूमेगा ही नहीं। फिर भी यदि घूम गया और जैसे ही उस पर से बल हटाओगे, घुमाने के लिए तुम्हें बल लगाना पड़ेगा, वही बल ड्राइवर के द्वारा लगाया जाता है, और जैसे ही बल हटा दिया जाता है तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। फिर इसके लिए उत्तरदायी बहुत सारे स्टीयरिंग एंगल होते हैं। कैम्बर एंगल है, किंग पिन इंक्लिनेशन है, स्टीयरिंग एक्सिस एंगल है, एंड मैनी मोर एंगल्स आर देयर इन स्टीयरिंग जियोमेट्री। ये सब प्राप्त करने के लिए, ताकि मोड़ों पर एक तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिले सीधी लाइन पे, मोड़ों पर डायरेक्शनल कंट्रोल मिले, स्टीयरिंग व्हील छोड़ते ही वापस अपनी जगह पर आ जाए, वाहन के टायर चलते समय सीधे चलें, वह ऐसे तिरछे नहीं चल सकते, एक ट्रंकॉइड की तरह नहीं चल सकते। वाहन का पहिया ऐसा नहीं चल सकता सड़क के ऊपर। यदि स्टीयरिंग एंगल में कोई परेशानी होगी, स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कोई परेशानी होगी, सस्पेंशन के पार्ट्स में कोई घिसावट हो गई, टायर प्रेशर अनइवन हो गया, तो उस समय पहिया ऐसा हो जाएगा सड़क पे, जबकि इसकी स्ट्रेट लाइन है, इसकी सेंटर लाइन है, ये इसे कैसा होना चाहिए? हमेशा पहिए को ऐसा सीधा रहना चाहिए, पहिए को ऐसा रोलिंग नहीं करना चाहिए, रोलिंग टायर ऐसा होना चाहिए, ताकि इसके शोल्डर सड़क पर के साथ एक कांटेक्ट बनाए। पर फ्रंट पहिए जब स्टीयरेबल रखे गए हैं, भारतीय गाड़ियों में सिर्फ आगे के 2 पहिए ही स्टीयरेबल होते हैं। अब ऐसी कारें भी आने लग गई हैं जिसमें कि 4 व्हील स्टीयरिंग है, उसके चारों पहिए घूम सकते हैं। ठीक है, ट्रकों में भी 4 व्हील स्टीयरिंग है, ताकि उन्हें आसानी से छोटे से 90 डिग्री के किसी भी मोड़ पे ले जाया जा सके। इस तरह से अगर वाहन को टर्न करना है, ये लेन है, एक लेन ऐसी आ रही है और आगे से ऐसे जाना है, तो इसमें जो लंबे व्हील बेस के ट्रक्स होते हैं उन्हें टर्न होने में थोड़ा सा समय लगता है, नहीं हो सकते। तो इसको आसान बनाने के लिए 4 व्हील स्टीयरिंग है, उस पर भी हम बाद में आगे बात करेंगे। तो जो स्टीयरिंग सिस्टम का काम है क्या है? डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देना, डायरेक्शनल कंट्रोल देना, वाहनों को लेफ्ट राइट टर्न में उसे लेफ्ट राइट टर्न देना, और उसके बाद सीधा हो जाना। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे पढ़ेंगे फिर इसके बाद स्टीयरिंग ज्योमेट्री। इतना सब देखा, क्या देखा?
स्टीयरिंग सिस्टम यह एक कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। एक रिव्यू कर लेते हैं अब। प्राइमरी फंक्शन है कि इसका एंगुलर मोशन प्रदान करना मोड़ों पर, ताकि मोड़ों को आसानी से काटा जा सके। ये सब किया जाता है स्टीयरिंग व्हील, लिंकेज और गियर्स के द्वारा। स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को पहियों के एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर्पज है इसका प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग टू अचीव एंगुलर मोशन ऑफ फ्रंट व्हील्स टू निगोशिएट अ टर्न। जो इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रदान करना जब सीधे चल रहे हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल, और हमेशा टायर को रोलिंग करता रहना चाहिए, उसमें परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल मिलना चाहिए। और टर्न करने के बाद स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए और टायर वियर कम से कम होना चाहिए। स्टीयरिंग सिस्टम को एकदम एक्यूरेट होना चाहिए ताकि, और इसे आसानी से हैंडल करने वाला होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली उसको रेक्टिफाई किया जा सके, उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और जो स्टीयरिंग को टर्न करने के लिए जो भी बल ड्राइवर के द्वारा लगाए जाने जा रहा है वह कम से कम होना चाहिए, ताकि ड्राइवर थके ना और दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल हर परिचालन परिस्थिति में प्राप्त हो। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। अगली क्लास में हम देखते हैं व्हील अलाइनमेंट।